नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी गणेशोत्सव की परंपरा और इतिहास की। अब से एक हफ्ते के बाद गणपति उत्सव का शुभारंभ होना है। हर साल गणेशोत्सव को पूरे भारत समेत दुनिया के कई बड़े हिस्सों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन 10 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव का सबसे गाढ़ा रंग नजर आता है महाराष्ट्र में। उत्सव के दौरान पूरा महाराष्ट्र बप्पा की भक्ति में डूब जाता है और बताया जाता है कि गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। कोंकण में गणपति पूजन की परंपरा कई राजवंशों से होते हुए छत्रपति शिवाजी और फिर पेशवाओं के दौर में भी समृद्ध होती गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गणपति उत्सव के वर्तमान स्वरूप की शुरुआत कैसे हुई? आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि गणपति उत्सव के श्री गणेश की कहानी आखिर क्या है। सनातन धर्म में आदि आराध्य देव हैं गजानन। शिव पार्वती के पुत्र गणपति को हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भारत की समस्त दिशाओं और राज्यों में मंगल मूर्ति की उपासना करने वाले समान रूप से मिलते हैं। कोई भी धार्मिक उत्सव, यज्ञ, पूजन या मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए हमेशा सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान है। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में 10 दिन ऐसे आते हैं जब देश की धरा पर गणपति उत्सव के रंग बिखर जाते हैं। लेकिन भारत के समग्र राज्यों में एक राज्य ऐसा है जो गणेश उत्सव के इन दिनों में गौरी नंदन की भक्ति में आकंठ डूबा नजर आता है। महाराष्ट्र, जहां के लोग उत्सव के इन 10 दिनों में मां गौरी के लाल पर अपनी समस्त आस्था, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य का सागर बरसाते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की परंपराओं को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है, जिसका एक सिरा इस क्षेत्र में शताब्दियों पहले शासन करने वाले सप्तवाहन शासकों से होता हुआ महाराष्ट्र के गर्व तिलक छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से जुड़ता है। इतिहास बताता है कि कोंकण क्षेत्र में शुरुआत से ही शिवपुत्र गणेश की उपासना की जाती रही है। गजानन को यहाँ विद्या और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में 7 वाहन राष्ट्रकूट चालुक्य राजाओं ने गणेशोत्सव की शुरुआत करवाई थी। छत्रपति शिवाजी के दौर में गणेश उपासना की परंपरा और परवान चढ़ी। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। 1630 में जीजाबाई अपने पति शाहजी भोंसले के साथ पुणे गई थी। उसी समय उन्होंने इस गणेश मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। शहर के जो ग्राम देवता है वो गणेश जी है और छत्रपति शिवाजी महाराज और माँ जिजाऊ साहब ने उस गणपति का, कस्बा गणपति जो है उसका पुनर्निर्माण किया। और स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ये मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो घोषणा की थी उसमें श्री बोले तो गणेश जी है। ये गणेश जी की इच्छा है कि हमारा हिंदवी स्वराज्य हो, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी के भक्त थे, उपासक थे और उनके आशीर्वाद के द्वारा उन्होंने इस हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का मुहूर्त यहाँ महाराष्ट्र में, यहाँ पुणे में किया। शिवाजी महाराज के दौर और उसके बाद मराठा साम्राज्य के पेशवा काल में गणपति उपासना का चलन और भी बढ़ा। पुणे में पेशवाओं के निवास शनिवार वाड़ा में हर साल भव्य गणपति उत्सव का आयोजन होता था। पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेशोत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था। गरीबों में मिठाइयां और पैसे बांटे जाते थे। जो पेशवा थे
उनके कुलदेव ये खुद गणेश जी थे। यहाँ जो अष्टविनायक क्षेत्र है, वहाँ जो थेऊर चिंतामणि क्षेत्र है, वहाँ भी उस मंदिर का निर्माण पेशवाओं ने किया और बहुत ज्यादा गणेश फेस्टिवल को उन्होंने बढ़ावा दिया। पेशवाओं के कार्यकाल में गणेश उत्सव जैसी परंपरा ये और जोर से खुल गई और बाद में उसको घर घर में पहुंचाने का कार्य ये पेशवाओं के द्वारा संपन्न हुआ। और गणेश जी ये विघ्नहर्ता है, वो खुद जानते थे ये प्रथम देव है हमारे भारतीय संस्कृति में, इसलिए गणेश जी का महत्व वो जानते थे, इसलिए गणेश उत्सव का प्रसार प्रचार उन्होंने किया। पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में कीर्तन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की वो परंपरा आज भी जारी है। पेशवाओं के चरम और ब्रिटिश शासन के दौर में भी कोंकण क्षेत्र में गणपति उत्सव बदस्तूर जारी रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उत्सव का स्वरूप बदलने लगा। अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी नीतियों ने समाज को जोड़ने वाली आस्था के इस उत्सव का रंग समय के साथ फीका कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो थी बात रजवाड़ों के दौर में गणेशोत्सव के स्वरूप की, लेकिन महाराष्ट्र के गणेशोत्सव का जो स्वरूप आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी शुरुआत आज से लगभग 125 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करवाई थी। यानी इस उत्सव को राष्ट्र पहचान तो शिवाजी महाराज और पेशवाओं के दौर में मिली, लेकिन इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय बनाया स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते वक्त उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि गणेशोत्सव को आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने का एक जरिया भी बनाया। आजादी के नजदीकी सालों में गणेशोत्सव ने एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया था। ये ठीक है कि गणेशोत्सव को गणपति के आगमन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में कोंकण के बड़े हिस्से और बाद में पूरे महाराष्ट्र के लिए ये उत्सव आस्था के साथ साथ समाज के उत्थान और बदलाव की धारा का उद्गम स्थल बनता चला गया। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के इस अध्याय की शुरुआत ठीक इसी जगह पर हुई थी। ये पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल का पंडाल है। बताया जाता है कि यही वो पंडाल है जहां से एक लंबे दौर के बाद फिर से गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी, वो भी एक नए उद्देश्य के साथ। बात है साल 1893 की, जब मुंबई के पिधोनी में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। अपनी कुटिल नीति और स्वार्थ को सर्वोपरि रखने वाले अंग्रेजों ने दंगों को शांत करने की बजाय उस दौर में समाज और लोगों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके का माहौल खराब हो गया था। ऐसे समय में पुणे के भाऊ साहेब लक्ष्मण जावले यानी भाऊ साहेब रंगारी ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए अपने घर में भव्य गणेश पंडाल लगाकर पूजा की शुरुआत करवाई थी। पुणे में भाऊ साहब रंगारी, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई, ये जो उस जमाने के जो प्रतिष्ठित लोग थे और उन्होंने ये गणपति उत्सव ये देखा था। यहाँ पुणे के उनके एक सहकारी ग्वालियर में गए थे और वहाँ उन्होंने 40 दिन का गणेश उत्सव देखा और वो कल्पना उनको बहुत अच्छी लगी। और जो आप बात कर रहे हैं सांप्रदायिक दंगे की, तो उनका एक मीटिंग हुआ लोकमान्य जी तिलक के साथ और उस मीटिंग में इस बात का महत्व उन्होंने जाना कि इसमें गणेश फेस्टिवल इसको सार्वजनिक यदि किया तो समाज इकट्ठा आ सकता है। दरअसल ब्रिटिश शासन के उस दौर में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे, तो ज्यादातर लोग घरों में ही पूजा किया करते थे। ऐसे में भाऊ रंगारी के घर पर हुए इस भव्य सामूहिक आयोजन की चर्चा दूर दूर तक हुई। जब ये चर्चा स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक तक पहुंची, तो उन्होंने अपने अखबार केसरी में इसकी तारीफ की। इसके बाद तिलक ने अपने पुणे के घर केसरी वाड़ा में एक सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया था।
बराबर है। लोकमान्य जी तिलक जानते थे कि हर घर में पूजा होती है और उस पूजा को इकट्ठा आने की यहाँ परंपरा है। इसीलिए उन्होंने ऐसी मीटिंग करके गणेश उत्सव की उनकी जो कल्पना है वो सबके सामने रखी। और 1893 में वो पहले साल एक 6-7 गणपति बैठे। उसमें भाऊसाहेब रंगारी, श्रीमंत दगडूशेठ, लोकमान्य जी तिलक था, वैसे नामचीन जो गणेश मंडल थे वो बैठे और वो उसको लोगों ने बहुत सराहा। और नेक्स्ट ईयर 100 मंडल बैठे ऐसे, तो समाज इकट्ठा आने लगा। गणेश जी की सार्वजनिक तौर पे पूजा अर्चा होने लगी। इस पूजा के आयोजन के बाद लोकमान्य तिलक ने ऐसे सार्वजनिक आयोजनों को बढ़ावा देने की अपील भी की। लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में ही मुंबई के गिरगांव इलाके में पहले गणेश पूजा मंडल की स्थापना की। इस मंडल का नाम था केशवी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। ये मंडल आज भी गणपति पूजा का आयोजन करता है। एकता के धागा का नाम था गणेशोत्सव। बाप्पा के चरणों में, बाप्पा के सामने सब झुक जाते हैं और इसी कारण एक ही पूजन, एक ही भजन, एक ही देवता और देवता से लेके एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र तक ये पूरी परंपरा चलनी चाहिए। इसके युग प्रवर्तक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी और खुद का उदाहरण सार्थ करने के लिए अपने ही घर में केसरीवाड़ा में उन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की। इस तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। उस वक्त लोकमान्य तिलक को भी यह एहसास नहीं होगा कि आगे चलकर उनका यही प्रयास एक आंदोलन बनने वाला था। बाल गंगाधर तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने की बात कर रहे थे, ये वो दौर था जब जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पर कई लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश तक वर्जित था। ऐसे में तिलक और उनके साथियों ने गणेश उत्सव को छुआछूत के खिलाफ अभियान का रूप दे दिया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार पेट के गणेश पंडाल में पूजन किया, जबकि ये एक रेड लाइट एरिया था। इसके अलावा भी लोकमान्य तिलक अकोला और सांगली के कई ऐसे पूजा पंडालों में गए जहां उस दौर में अछूतों की संख्या ज्यादा मानी जाती थी। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ी ही, बल्कि इस उत्सव का प्रचार दूसरे प्रांतों तक भी हो गया। वो जमाना ही ऐसे था, तब वो छूत अछूत वो बातें चलती थी। तो उस जमाने में दगडूशेठ मंडल ने एक अनोखा कदम उठाया था। आज की तारीख में भी केसरी के अखबार में वो फोटो है कि हमारे यहाँ जो साफ स्वच्छता करने वाले जो कर्मचारी थे, जो टॉयलेट भी स्वच्छता करते हैं, उस एक जोड़ी को, भंगी जोड़ी को गणेश जी के पूजा आरती हमने करवाई। उस टाइम बहुत लोगों ने जो कर्मठ थे उन्होंने टीका भी की गणेश मंडल पे दगडूशेठ के, लेकिन बहुत लोगों ने सराहा और तब जाके ये छूत अछूत की बातें कम होने लगी। लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे भगवान गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। 1910 का साल आते आते गणेश पूजा पंडाल बस सार्वजनिक संदेश का मंच भर नहीं रह गए, बल्कि इनके जरिए स्वतंत्रता संग्राम की आवाजें भी उठने लगी। गणेश उत्सव मंडल से ही कार्यकर्ता बनता है, उस कार्यकर्ता से वहाँ के एरिया का वो पॉलिटिकल नेता बनता है और उससे वहाँ जो आगे जाता है वो राज्य की और देश की सेवा करता है। ऐसे बहुत सारे राजकीय नेताओं को गणेश उत्सव ने निर्माण किया है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गणेश उत्सव रास्ते पे होता है, सार्वजनिक तौर पे होता है। अलग अलग विचारधारा वाले कार्यकर्ता एक मंच पे आते हैं और अपनी विचारधारा शेयर करते हैं, लेकिन उनको जो कॉमन बात है वो गणेश जी है, गणेश जी की भक्ति है। उस दौर में क्रांतिकारियों ने गणेशोत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती जैसे शहरों में गणेशोत्सव के जरिए आजादी के आंदोलन को धार दी गई। गणेशोत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खारपड़े और सरोजिनी नायडू जैसे लोग भाषण देने आने लगे। उत्सव के दौरान पंडाल में गणपति को नेताओं और क्रांतिकारियों के वेश में सजाया जाने लगा। उन नेताओं का प्रभाव भारत के देशवासियों पर था और गणेश जी ऐसी देवता है कि सबको ऐसा लगता है कि ये गणेश जी के ही गण है। गणेश जी बोले तो गणों के समूह के जो अधिपति है, समूह के ईश्वर है, गणनायक है और उन नेताओं में वो गणेश गण देखते थे। इसलिए गणेश उत्सव में उसका रिफ्लेक्शन आता था कि गणेश जी की मूर्ति उन नेताओं से मिलती जुलती मूर्तिकार बनाने लगे, ताकि वो लोगों के मन में जो बात है वो एक गणेश जी के एक दूत है, गणेश जी के गण है, तो उसको सोच के उन्होंने ऐसी मूर्तियां उन नेताओं के फेस की उस जमाने में बनाई हुई। देखते ही देखते गणेशोत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। उस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के चलते अंग्रेज भी गणेशोत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रॉलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था, गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। इस तरह गणेशोत्सव ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। कभी पुणे में शुरू हुई गणेश पूजा आजादी का साल आते आते पूरे महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों तक पहुंच गई। वर्तमान में केवल महाराष्ट्र में ही 20,000 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल हैं। इसमें से अकेले पुणे में 5,000 से ज्यादा गणेश मंडल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी काफी संख्या में गणेशोत्सव मंडल बन चुके हैं। इतना ही नहीं, अब तो विदेशों में भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा है। दुनिया भर में फैले भारतीय हर साल धूमधाम से गणपति उत्सव मनाते हैं। भारत में अब गणेश उत्सव के 11 दिनों में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। पंडालों की बढ़ती संख्या के साथ साथ धीरे धीरे इस उत्सव से जुड़ी एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार हुई, जिससे आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यूं समझिए कि 19वीं सदी के अंत में लोकमान्य तिलक का लगाया पौधा आज श्रद्धा का विशाल वृक्ष बनकर लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले समाज और आस्था साथ साथ पल रहे हैं, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब गणपति उत्सव देश के हर हिस्से में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी बप्पा की आराधना का ये उत्सव बेहद उत्साह के साथ मनाया जाएगा। देश भर में शहर शहर गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई हफ्तों से कलाकार बप्पा की मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। इस बार बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो शहर शहर मूर्तिकार बप्पा का इको फ्रेंडली स्वरूप तैयार करने में जुटे हैं। गणेशोत्सव में महज एक हफ्ता ही बचा है। ऐसे में शहर शहर गणपति की मूर्तियां बनाने का काम भी तेज हो गया है। मूर्तिकार इन मूर्तियों को सजाने संवारने में जुटे हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु की शिवगंगा से आई हैं। शिवगंगा में गणेशोत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मूर्तिकार गणपति को अद्भुत रूपों में ढाल रहे हैं। कोई मूर्तियों को आकार दे रहा है तो कोई रंग भरने के काम में जुटा है। खास बात यह है कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल की जगह मिट्टी का ही इस्तेमाल किया गया है। अब तमिलनाडु से 2,500 किलोमीटर दूर रामनगरी अयोध्या से आई इन तस्वीरों को देखिए। गणेशोत्सव करीब है तो अयोध्या में बाप्पा की मूर्तियों को आकार देने का काम चल रहा है। छोटी बड़ी हर अंदाज, हर रूप और हर आकार की मूर्तियां आपको रामनगरी में देखने को मिल जाएंगी। 1 फीट से लेकर 14 फीट तक की मूर्तियां यहाँ तैयार हो रही हैं। बताया गया कि कोलकाता के ये 20 कारीगर अयोध्या में गणपति की मूर्तियां बनाने आए हैं।
ये कारीगर अप्रैल से मूर्तियां बनाने की शुरुआत कर चुके थे। इस बार गणेशोत्सव के लिए यहाँ भी इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। दावा है कि ये मूर्तियां मिट्टी से बनी हैं और पानी में आसानी से घुल जाएंगी। यहाँ अयोध्या ही नहीं बल्कि सुल्तानपुर, गोंडा और आसपास के जिलों के खरीदार भी खूब ऑर्डर दे रहे हैं। ये मिट्टी के द्वारा कई तरीके की चिकनी मिट्टी और कई तरीके की प्रकार की मिट्टी, कोई भी किसी को नुकसान न हो उस तरह की मिट्टी पानी में आराम से डालने पे गल जाए, उस तरह प्रकार की ये मूर्ति तैयार करते हैं, जिससे कि सब कुछ कुशल पूर्वक, सब सफलता पूर्वक बीते। मतलब प्रदूषण को कोई नुकसान ना, प्रदूषण को कोई नुकसान नहीं होता इनके कारण। बहुत ही अच्छे साफ सफाई से, हर चीज से, जिस तरह से कलकत्ता के, बंगाल के प्रथा यहाँ पे अयोध्या में भी अपने यहाँ चली आ रही है, इसको बहुत ही ढंग से उन लोग निभा रहे हैं। ये तस्वीर राजस्थान के अलवर से आई है। गणेशोत्सव से पहले अलवर में भी इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार हो रही हैं। दरअसल अलवर के आसपास के इलाके में जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उसकी मदद से इन मूर्तियों का निर्माण होता है। ये ही इन मूर्तियों की विशेषता है। यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियां मौजूद हैं। ऐसी सजीव, इतनी मनमोहक, मानो गणपति खुद विराजे हों। अलवर की इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। इस बार डिजाइनर ड्रेस वाले गणपति की डिमांड सबसे ज्यादा है। यहाँ गणपति की जो डिमांड है वो अपने विदेशों तक और अपने आसपास के जो राज्य है वहाँ तक सब तक सप्लाई होती है। जो विदेशों में सप्लाई होती है वो अपने जो एजेंट है उनके द्वारा सप्लाई होती है। पोशाक में सब ज़्यादा डिमांड है इस साल, तो पोशाक में नए नए अपने वस्त्र के द्वारा अपने नई नई मूर्तें तैयार की है, तो पोशाक में ही सबसे ज़्यादा बहुत, मतलब अपने अपने डिजाइन के अनुसार या फिर पोशाक के अनुसार, अपनी अपनी चॉइस के अनुसार जो लाते हैं उनको भी रेडी करके हम तैयार करके देते हैं। अब जरा चलिए महाराष्ट्र के अकोला में, जहां नन्हे हाथ गणपति बप्पा को बनाने और सजाने में लगे हैं। ये मूर्तियां बेहद खास हैं। दरअसल ये शाडू की मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं। इनके जरिए पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। गणेश उत्सव से पहले अकोला के कुछ संगठनों और नगर निगम ने मिलकर ये पहल की है। इस आयोजन में करीब 8 से 10,000 स्कूली छात्र शामिल हुए, जिन्होंने गणपति की लगभग 6,000 इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई। अकोला से दूर हैदराबाद में भी कुछ ऐसी ही पहल की गई। गणेश चतुर्थी से पहले हैदराबाद के स्वर्णगिरी मंदिर में बीज गणेश प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। ये पहल पूर्व राज्यसभा सांसद जोगिनपल्ली संतोष कुमार के संगठन ग्रीन इंडिया चैलेंज की है। मिट्टी और नारियल पाउडर से बनी इन मूर्तियों में नीम और इमली जैसे देसी पौधों के बीज हैं। त्योहार के बाद इन मूर्तियों को मिट्टी में विसर्जित किया जा सकता है, जिससे पौधे उगेंगे और बाद में पेड़ बनेंगे। इस साल इस संगठन की ओर से गणपति की ऐसी 5 लाख मूर्तियां बांटने की योजना है। अब से कुछ दिन बाद यानी गणेश चतुर्थी को अलग अलग रंग और रूपों की इन गणेश प्रतिमाओं की पूजा अर्चना होगी। 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था और अगले बरस तू जल्दी आ की मीठी मनुहार के बीच पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ गणपति अलग अलग तरीकों से विदा किए जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि बापा विघ्नों को साथ ले जाएंगे और अगले बरस तक के लिए जगत को शुभता और सर्व मंगल का आशीर्वाद दे जाएंगे। हैदराबाद से अब्दुल बशीर, अकोला से धनंजय साबले और अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।